तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सी एसिड्स कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स में आएंगे। क्यों मैं तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना सिखा रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। आगे आप एक चैप्टर पढ़ोगे रेडॉक्स, उसमें आपको एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम देंगे और आपको बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। आप बड़ी खुशी खुशी जो वैल्यूज़ पुट करोगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रेम करोगे और आप उस पर्टिकुलर चीज़ का क्या निकाल के दे देंगे हमको, ऑक्सीडेशन स्टेट। और फिर बाद में आपके टीचर आपके उस ऑक्सीडेशन स्टेट को काट देंगे, लो खारिज कर देंगे कि लो गलत है। आपको दुख होगा, आप पूछोगे कि क्यों गलत है। फिर वो आपको बोलेंगे देखो इस पर्टिकुलर चीज़ का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से नहीं, ये इसका कैसे निकाला जाता है, बाय ड्रॉइंग स्ट्रक्चर्स। आप बाबा स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आप हमको क्या करिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो अभी फिलहाल आज की क्लास में मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना नहीं सिखा रही हूँ, वो मैं रेडॉक्स में ही सिखाऊंगी। लेकिन हम लोगों को कम से कम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो आना चाहिए, ताकि आप लोगों को कल को जब रेडॉक्स में हम बोलें कि आप फटाफट एक काम करो, वहाँ पर उसका क्या कैलकुलेट करो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पे फोकस होना चाहिए, ना कि इस बात पे कि हाई स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। दो अप्रोचेस होते हैं। कई लोग स्ट्रक्चर को रट्टा मार लेते हैं, एकदम घोट के पी जाते हैं। देखो ये अप्रोच सही नहीं है, बिकॉज आप कितनी चीज़ों को रट्टा मार सकते हो, आप ज़्यादा रट्टा नहीं मार सकते। अगर मार भी लेते हैं ना तो भूल जाते हैं। इससे बेटर होगा ऑप्शन कि आप एक काम करो, तरीका सीख लो जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर खुद बना सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग सीधी काम पे बढ़ते हैं विदाउट डूइंग एनी बकवास। इसके लिए कुछ रूल्स लगते हैं। वो रूल्स क्या हैं? पहला रूल नंबर 1 आप लोगों के पास ये है कि आप लोगों को बेसिक्स पता होने चाहिए किस चीज़ के, ऑफ ड्राइंग लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका अब ये चीज़ के बेसिक्स तो ऑलरेडी हम लोगों ने कई गुजरे जमाने, कई करोड़ों सालों पहले पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग जैसे ही टॉपिक्स में। तो ये तो आपको तो पता होना ही चाहिए। नहीं पता हो तो पहले तो वो चीज़ जाके देखो और फिर अभी आज की क्लास में बैठो। रूल नंबर 2 ये है, जब भी आप किसी भी ऑक्सी एसिड का क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपनी उसी लीनियर इक्वेशन वाली मेथड से आप क्या कर लो, उस पर्टिकुलर ऑक्सी एसिड का क्या कर लो, कैलकुलेट कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, उस सेंट्रल एटम में आपका जो ऑक्सी एसिड में जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आ जाएगी, उस ऑक्सीडेशन स्टेट से कुछ इंपॉर्टेंट बल्कि बहु इंपॉर्टेंट कंक्लूशंस निकल के आते हैं आपके बनने वाले स्ट्रक्चर को लेकर। वो कंक्लूजन्स ये आते हैं, जैसे कि हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किए थे, कि अगर मानकर चलते हैं कल को किसी मॉलिक्यूल में उसके सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को एग्जीड कर रही है, इसका मतलब वहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज होगा। तो यानी कि कम से कम आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने से ये आइडिया पता चल जाता है कि क्या वहाँ पे कोई पर ऑक्सी लिंकेज होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा कि पर ऑक्सी लिंकेज है, तो पर ऑक्सी लिंकेज के लिए फिर हम उस तरीके से क्या करेंगे, काम करेंगे, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। ऑक्सीडेशन स्टेट को जब आपने कैलकुलेट किया तो होगा क्या, आपको सबसे पहले 2 ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेंगी। ऑब्जर्वेशन नंबर 1 आप लोगों के आंखों के सामने जो आएगी वो ये कि हो सकता है कि जो भी मैक्सिमम वैल्यू होती है उस पर्टिकुलर एटम की, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट उस पर्टिकुलर मैक्सिमम वैल्यू से क्या आ रही है, आपकी लेस आ रही है। मान लेते हैं नाइट्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 5 और आपको जो मॉलिक्यूल दिया गया है उसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई लेट्स से +1, लेट्स से आई +3, तो कम आ रही है। एक केस ये हो सकता है मैक्सिमम से कम आ रही है, और दूसरा केस ये हो सकता है कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। तो जब वो वाली ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन मैक्सिमम आती है तो इसका मतलब होता है वहाँ पे पहला पॉइंट, कोई भी पर ऑक्साइड लिंकेज नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय पर ऑक्साइड लिंकेज? पर ऑक्साइड लिंकेज का मतलब होता है ऑक्सीजन डायरेक्टली सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड नहीं है, और अगर वही ऑक्सीडेशन से ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम आ गई, इसका मतलब वहाँ पे यस, वहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज है।
ठीक है, यानी कि वहाँ पे आप लोगों को ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, आप इससे ये भी निकाल सकते हो कि यदि आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से लेस आती है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आपका एक सेंट्रल एटम ए है और आपके पास दूसरा सेंट्रल एटम ए है, तो उन दोनों सेंट्रल एटम ए और ए के बीच में आपको इस प्रकार का सिंगल बॉन्ड बनाना है। अगर एक ही सेंट्रल एटम है तो टेंशन की बात नहीं है, बट अगर दो सेंट्रल एटम है, इन केस ऑफ 2 सेंट्रल एटम, अगर आपके पास 2 सेंट्रल एटम है तो आपको, या 3 सेंट्रल एटम है तो आपको, या 4 सेंट्रल एटम है, या मोर देन 1 सेंट्रल एटम है, डायरेक्टली बोलना चाहिए, तो आपको उन सेंट्रल एटम्स को सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ना होगा, लिंकेज ड्रॉ करना है। ठीक है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, बट आपको लिंकेज ड्रॉ करना है। अब अगर आपकी ऑक्सीडेशन से ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम आई है, तो इसमें अगेन हम यहाँ पे इस चीज़ को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे, अगेन इसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल आ गई है, या हो सकता है कि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से बड़ी आ गई है। तो चाहे वो इक्वल आए या चाहे वो बड़ी आए, पर ऑक्सी लिंकेज तो देखो दोनों ही केस में होने वाला है। तो फिर अब क्या करने का है, अब ये करने का है कि आप लोगों को अगर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल आ जाए, तो इसका अर्थ ये होता है कि सेंट्रल एटम ए है और दूसरा भी आपके पास एक सेंट्रल एटम ए है, इन केस ऑफ दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन मोर देन 2 सेंट्रल एटम्स, और या फिर मोर देन 1 सेंट्रल एटम, उन दोनों के बीच में आपको ये ऐसा एक लिंक शो करना है। आपको उन दोनों के बीच में ऐसा एक लिंक शो करना है, मतलब सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन, सेंट्रल एटम। और यदि आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन मैक्सिमम आता है, तो वहाँ पे आप लोगों को ये बला मिलेगी, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगी ये वाली चीज़। ठीक है, यहाँ पे आपको ये मिलेगा। अब तुम में से कई का डाउट आएगा, मैडम यहाँ तो परऑक्सी लिंकेज नहीं है। तो बिल्कुल यार, यहाँ तो परऑक्सी लिंकेज नहीं है, तो इसको एक काम करते हैं, जो हमने इसको क्लासीफाई किया है ना, इसमें यस नो जो ये वर्ड लिख रहे हैं इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, बस इतना लिखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर लेस आया, ग्रेटर आया, इक्वल आया, तो उसके हिसाब से क्या होगा। तो ये 3 रूल हो गए। अच्छा, रूल नंबर 4 में आते हैं। रूल नंबर 4 हमारा देखो क्या है। रूल नंबर 4 ये होता है फॉर पर्टिकुलरली फॉस्फोरिक एसिड। ये रूल मैं पर्टिकुलरली किसके लिए बना रही हूँ, फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के लिए बना रहे हैं। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के लिए इट इज़ कंपल्सरी, ये चीज़ एकदम अति आवश्यक है कि जब आप जैसे ही सेंट्रल एटम फॉस्फोरस को बनाओ, तो उसके पास तुरंत एक डबल बॉन्ड O होना चाहिए और उसके पास तुरंत एक OH होना चाहिए। इस तरीके का सिस्टम। बाकी के जितने बॉन्ड्स बनाने तुम बनाते बैठो, उससे मुझे मतलब नहीं है, बट इन दोनों का होना ये कंपलसरी है। इसका होना और इसका होना, ये सिस्टम होना आपके फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड में कंपलसरी है। रूल नंबर 4। अच्छा, रूल नंबर 5 अब ये रहेगा, अगर आपका सेंट्रल एटम इफ सेंट्रल एटम आप लोगों का ये है, बोरॉन है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो ऐसे केस में आप याद रखना, आप जो भी स्ट्रक्चर बनाओ, जैसा भी स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो होगी, वो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए, sp2 से कम नहीं होनी चाहिए, sp2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। और अगर मान लेते हैं आप लोगों के पास सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड के एलिमेंट का है, यानी कि सल्फर है, फॉस्फोरस है, क्लोरीन है, ठीक है, तो ऐसे केस में थर्ड पीरियड का एक एलिमेंट है, तो अगर आपके पास एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट आ जाए, तो इन दैट केस आपको वहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन रखनी है, वो हाइब्रिडाइजेशन आपको मैक्सिमम कितनी है, sp3 करनी है। इस वर्ड की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हम लोग आगे एक ऐसे स्ट्रक्चर में जाएंगे जहाँ लोगों से गलती होती है, और उस गलती वाले स्ट्रक्चर में ताकि हम ना पढ़ें, इसीलिए आप लोगों को ये पॉइंट अलग से अभी बता दिया जा रहा है। ठीक है, पॉइंट नंबर 6, रूल नंबर 6 में आ जाते हैं। रूल नंबर 6 ये कहता है कि वैसे तो ये रूल मैं इससे पहले भी बता चुकी हूँ लेविस स्ट्रक्चर बनाते वक्त, बट अभी फिर से बता देती हूँ। इफ़ यू हैव ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, then always try to form OH। ठीक है, आप हमेशा वहाँ पे क्या फॉर्म करने की कोशिश करो, OH फॉर्म करने की कोशिश करो।
मतलब ऐसा मत करना कि सेंट्रल एटम से ओ लटका रहे हैं, सेंट्रल एटम से एक अलग एच लटका रहे हैं, दोनों को कलेक्टिवली लटकाओ, ओ एच बना के लटकाओ। अगर आपके पास ओ और एच के कॉम्बिनेशन बनाने लायक हाइड्रोजन है तो। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो फिर तो मजबूरी में डबल बॉन्ड ओ लगाना पड़ेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो मजबूरी में सिंगल बॉन्ड एच तो लगाना पड़ेगा। बट अगर ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो हमेशा ओ एच क्रिएट करने की आपने क्या करनी है, कोशिश करनी है। ये हो गया हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 7 में आते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको गिवन, आपको जो दिया गया एक पर्टिकुलर क्या कहते हैं मॉलिक्यूल है, वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल कहीं आपका साइक्लिक तो नहीं है। आइडेंटिफाई वेदर इट इज साइक्लिक ऑक्सी एसिड और नॉट, इट इज साइक्लिक ऑक्सी एसिड और नॉट। ठीक है, आपको जो भी दिया गया है वो साइक्लिक ऑक्सी एसिड है कि वो साइक्लिक ऑक्सी एसिड नहीं। तो अगर आपको साइक्लिक देखो ऑक्सी एसिड में होता क्या है, ऑक्सी एसिड में एक आपका सेंट्रल एटम होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन होता है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से इफ़ यू आर एबल टू टेक आउट समथिंग कॉमन, देखो नीचे कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे ना, यहाँ एक्स होगा, यहाँ वाई होगा, यहाँ जेड होगा, मतलब ओ इतने हैं, एक्स इतने हैं, वाई इतने हैं। इफ़ यू आर एबल टू टेक आउट समथिंग कॉमन, इफ़ यू आर एबल टू टेक आउट समथिंग कॉमन, ठीक है, आप ताकि कुछ कॉमन निकाल सको, अगर आप इस लायक हो तो इसका मतलब ये है कि आपका वो पर्टिकुलर जो आपको ऑक्सी एसिड दिया गया है वो एक साइक्लिक ऑक्सी एसिड है। ठीक है, ठीक है, वो कैसा है, साइक्लिक ऑक्सी एसिड है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों को मैंने ये चीज़ दे दी B3H3O9, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 कॉमन निकाल के, B3H यहाँ से कॉमन निकाल, 3 कॉमन निकाल लिया, HO3 यहाँ पे 3। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हो, मतलब सेंट्रल एटम को अलग रखना और बाकी H और O में से ही ऐसा कॉमन निकाल पा रहे हो। तो ये इंडिकेट करता है कि आप लोगों का वो जो ऑक्सी एसिड है वो ऑक्सी एसिड कैसा है, साइक्लिक। बस खत्म, इतने रूल्स आपको दिए हैं, ये रूल्स आपके सफिशिएंट है। इस रूल के बेसिस पे हम लोग अब ऑक्सी एसिड का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन ऑक्सी एसिड्स का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे वो रहेंगे आपके फॉस्फोरस वाले। ठीक है, वेरी फेमस वन। ठीक है, पहले फेमस वालों से उठाते हैं, फेमस वालों को शुरुआत करते हैं, उनसे गणेश नमा शुरू करते हैं, बाद में फिर सल्फर वालों के पास जाएंगे, फिर और करेंगे वगैरह वगैरह। बट इस तरीके से हम लोगों को क्या है, पहले काम करना है। तो देखो, आप गए सल्फर वालों के पास कि आओ सल्फर वाले लोग, हम लोग आए हैं आप लोगों को स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। तो सल्फर वाला बोलता है वेलकम, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले फॉस्फोरस वालों के इसमें आ जाते हैं। तो फॉस्फोरस में देखो क्या क्या चीज़ें आपको बनानी है। आपको बनाना है H3PO3, मैं नाम अभी नहीं बताऊंगी, वीडियो जब एंड हो जाएगा तब एक एक ऑक्सी एसिड्स के हम नाम डिस्कस कर लेंगे। और जो ऑक्सी एसिड्स के नाम डिस्कस मैं नहीं करूँ, मुझे अभी जो याद ना आए तुम गूगल कर लेना, गूगल पे सब इन्फॉर्मेशन है। अगर मेरे को याद नहीं आए तो ठीक है, मैं भी कंप्यूटर नहीं हूँ कि मेरे को सब याद रहेगा एट अ टाइम। ठीक है, H3PO3 एक ये बनाना है, H3PO4 एक ये बना लेते हैं। ठीक है, और क्या बना सकते हैं, H3PO5 बना लेते हैं। और क्या बनाया जा सकता है, H3PO2 बनाया जा सकता है। चलो पहले इतने बना लो, फिर आगे काम करते हैं। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है। आपको ऑक्सी एसिड बनाते वक्त इस बात की सावधानी बरतनी है कि आपने फॉस्फोरस को डबल बॉन्ड O और एक OH देना नहीं भूलना है। ये आपका सबसे पहला प्रथम कर्तव्य है। चाहे आप हाइपो बनाओ, पर बनाओ, कुछ भी बनाओ, आपको ये उसका बेसिक ढांचा, द बेसिक फ्रेमवर्क उसका इस प्रकार से होगा जो आपको देना नहीं भूलना है। तो ये मैंने बना लिया। अब बात आती है बचे हुए रिमेनिंग एटम्स का, मैंने क्या करना है। तो देखिए रिमेनिंग एटम्स हम किस तरीके से काम करेंगे। आप यहाँ पे देखिए आपके पास क्या रिमेनिंग है। आपके पास टोटल 3 ऑक्सीजन थे, जिनमें से 2 ऑक्सीजन मैं ऑलरेडी पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, 2 यूज़ कर चुकी हूँ, 1 ऑक्सीजन बच चुका है। तो वो जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उसका क्या करूँ, वो जो बचा हुआ ऑक्सीजन है उसका क्या करूँ। ठीक है, उस बचे हुए ऑक्सीजन का क्या करूँ। तो उस बचे हुए ऑक्सीजन के साथ फिर हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों का ये 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे आ गया ये OH, ये 1 ऑक्सीजन और यह, इस तरीके से ऑक्सीजन पूरे समाप्त हो गए। बट क्या हाइड्रोजन अभी भी समाप्त हुआ है, क्या नहीं। तो जो हाइड्रोजन बच गया है उसके इसमें आएगा H। अब कई लोगों को लगेगा कि मैडम इस रूल के अकॉर्डिंग तो आपने सारे OH बॉन्ड बना लेने चाहिए थे। तो देखो सारे OH बॉन्ड मैंने इसीलिए नहीं बनाए बिकॉज आपका फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड का ही नियम है कि फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O और OH वाला एक सिस्टम होना चाहिए।
उसके बाद अगर जो बचता है आप उसका OH क्रिएट करो, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे कितने O यूज़ कर लिए, टोटल 4 थे, 2 यूज़ कर लिए, 2 अभी भी वेले हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन कितने थे टोटल, 3, 1 यूज़ कर लिए, बचे हुए 2 को कहाँ जोड़ दो, इनके साथ जोड़ दो। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, H3PO4, ठीक है। H3PO5 में आओ, टोटल 5 ऑक्सीजन है, 2 यूज़ कर चुके हो, 3 ऑक्सीजन ऐसे वेले हैं, बट 3 ऑक्सीजन्स को मैं इस तरीके से फॉस्फोरस के आजू बाजू सराउंड नहीं कर सकती, क्योंकि फॉस्फोरस मैक्सिमम 5 बॉन्ड बनाता है। बेसिक आइडिया होना चाहिए ना आपको डायग्राम ड्रॉ करने का। तो अब ऐसे में यार वो 1 ऑक्सीजन तो मेरे पास एक्स्ट्रा आ गया है, क्योंकि 5 बॉन्ड बनाता है, जिसमें से अपना तो 6 बन रहे हैं, 5 सिग्मा और 1 पाई। तो अब ऐसे में क्या करें, तो वो जो एक एक्स्ट्रा का ऑक्सीजन आपके पास आया है, आप उसको उस फॉस्फोरस से ज्वाइन नहीं कर सकते, आप उसको उस फॉस्फोरस से ज्वाइन नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें, लिखे ही नहीं क्या, उसको आप फिर इस तरीके से करो कि उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को किसी एक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी लिंकेज में फिट करवा दो। उसकी क्या करवा दो, ऐसी ऑक्सी लिंकेज करा दो, ओ को ओ के साथ ज्वाइन कर दो, ओ को किसके साथ ज्वाइन कर दो, ओ के साथ। और फिर ये कॉर्नर में ये ऐसे में आपके H, देखो H भी एडजस्ट हो गए और आप लोगों के कौन एडजस्ट हो गए, साथ ही साथ में बढ़िया तरीके से आपके H भी एडजस्ट हो गए। यहाँ पे अगर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो हाइड्रोजन की वजह से +3, फॉस्फोरस का X, ऑक्सीजन का -10, तो X की वैल्यू कितनी आ जानी है यहाँ से 7। तो फॉस्फोरस की जो वैलेंसी है वो 5 होती है, और यहाँ वो शो कितनी कर रहा है, 7। अपने मैक्सिमम से बढ़ गया है, क्योंकि अपने मैक्सिमम से बढ़ गया है तो देखो यहाँ पे आप लोगों को पर ऑक्सी लिंकेज देखने को मिला। H3PO2 में क्या है देखते हैं। अब यहाँ पे आपका फॉस्फोरस है और 2 ही ऑक्सीजन है, और 2 ऑक्सीजन में यूज़ कर चुके हो, 3 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन को यूज़ किया, बाकी 2 कहाँ हैं, ये बाकी के 2 ये लटक रहे हैं। क्या 5 बॉन्ड कंप्लीट हो गए फॉस्फोरस के, आप चेक करें तो हाँ 5 बॉन्ड फॉस्फोरस के कंप्लीट हो चुके हैं। सो योर स्ट्रक्चर इज कंप्लीट। ये आपने बना लिए फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स के, क्या बना लिए, स्ट्रक्चर बना लिए। कोई इसमें तकलीफ की बात है क्या, कुछ भी तकलीफ नहीं है, सारे स्ट्रक्चर्स बनाना बहुत ही ईजी काम है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। अब मान कर चलते हैं, आपको मैंने ये ड्रॉ करने को कह दिया, मान कर चलो मैंने आपको ये ड्रॉ करने को कह दिया, H4P2O5 ये आपको ड्रॉ करना है। मैंने आपने कह दिया कि आपको ड्रॉ करना है H4P2O6, अच्छा ये हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट में आपको दे दिया H4P2O7, और उसके बाद यहाँ दे दिया है H4P2O8। अब बताओ कैसे ड्रॉ करोगे। अब यहाँ आप चेक करिए ऊपर वाले क्वेश्चंस में और इन क्वेश्चंस में क्या अंतर है। ऊपर वाले क्वेश्चंस में आपके पास फॉस्फोरस 1 है, यानी कि सेंट्रल एटम 1 है, और यहाँ पे सेंट्रल एटम कितने हैं, 2 हैं। तो जब भी 2 सेंट्रल एटम आए ना, तो सबसे पहला काम ना तेजी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का कर लो। तो हाइड्रोजन की वजह से +4, 1 फॉस्फोरस को X लेते हैं तो 2 फॉस्फोरस का 2X, ऑक्सीजन की वजह से -10 = 0। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, X बराबर कितनी आ गई, 3। मैंने एक आपको बहुत ही बच्चों के जैसे करके दिखाया है, बाकी के आप ओरली कर सकते हो। सेकेंड वाले केस में क्या हो जाएगा, -12 + 4 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि +4। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 की है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 - 4 10, 10 में डिवाइड बाय 2 5। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 5 की है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपके कितने की, 6 की। अब क्या करें, स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। कैसे करेंगे देखो, तो फॉस्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 5। क्या पहले वाले क्वेश्चन में वो अपने मैक्सिमम को एग्जीड कर रहा है, नहीं, पहले और दूसरे में वो अपने मैक्सिमम को एग्जीड नहीं कर रहा, बस उसने अपने मैक्सिमम को एग्जीड किया इस क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में तो मैक्सिमम के इक्वल आया है। तो जब भी कोई चीज़ अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को जब वो एग्जीड ना करे, तो इसका मतलब वहाँ पे दोनों सेंट्रल एटम एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि इन दोनों केसेस में सेंट्रल एटम एक दूसरे से डायरेक्टली जुड़े, और जब कोई चीज़ अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर वो एग्जीड कर दे, तो इसका मतलब उन दोनों सेंट्रल एटम के बीच में आप लोगों को इस तरीके का लिंकेज देखने को मिलेगा। और अगर आप ये कहोगे कि आपके पास इस तरीके का एक +5 है, ये मैक्सिमम के बराबर है, तो यानी कि आपको इस तरीके का लिंकेज देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंस रहती है जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। अब बात आती है बचे हुए H और बचे हुए 5 का क्या करना है, तो उन्हें ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको कोई भेदभाव नहीं करना है दोनों फॉस्फोरस के बीच में कि यार ये वाला फॉस्फोरस मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। दोनों फॉस्फोरस के आजू बाजू
आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए, दोनों फास्फोरस के आजू बाजू आप क्या कर दीजिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। कैसे करेंगे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन? जैसे कि पहला वाला अगर मैंने तुमसे कहा कि आपको O5 है, तो आप O5 को तुम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, वो सबसे बड़ी टेंशन है ना। O5 को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? O5 को तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में अब देख लो मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में, एक बार चेक करो पहले। नहीं, अब मैं क्या करूं, अब तो यहाँ तो आपका गड़बड़ हो रहा है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। तो इस वाले स्ट्रक्चर को थोड़ा सा स्टार मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है आप लोगों का। इसमें क्योंकि पी और पी के बीच में या पी और पी के आजू बाजू हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे, एक ऑक्सीजन मेरे पास बच रहा है, सो देयरफॉर इन दिस केस मुझे क्या करना पड़ेगा, मजबूरीवश वो उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को POP लिंकेज के फॉर्म में शो करना पड़ेगा। भले ही वहाँ पे P और P लिंकेज नहीं होनी चाहिए थी, P और P होना चाहिए था क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से कम है, बट क्या कर सकते हैं, एक एक्स्ट्रा में है तो देयरफॉर उसको बीच में हम लोग इस तरीके से डालेंगे। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कोई भी फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स आए, तुरंत फास्फोरस के आजू बाजू डबल बॉन्ड O और ये OH, इतना तो आपने क्रिएट कर ही रखना चाहिए, बेसिक ढांचा है। क्या तुम्हारे इस बेसिक ढांचे से सॉर्ट आउट हो गया? क्या नहीं हुआ। आपके पास टोटल 5 ऑक्सीजन थे, वो तो सॉर्ट आउट हो गए। टोटल 4 हाइड्रोजन थे जिनमें से अभी तक सिर्फ 2 की बेड़ा पार लगा है, बाकी के 2, तो बाकी के 2 को इस तरीके से आप यहाँ पे ज्वाइन कर दो। इससे देखो फास्फोरस के टोटल 5 बॉन्ड्स भी बन गए और आपके सब कुछ एकदम बराबर आपके वहाँ पे क्या हो गए, फिट हो गए। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं H4P2O6। H4P2O6 में हमें बीच में P और P के बीच में O डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे अभी इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं। तो पहले तो बेसिक फॉस्फोरिक एसिड का जो ढांचा होता है वो हमने बना लिया, और उसके बाद अब क्या करना है, बची हुई चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। टोटल 6 ऑक्सीजन थे, आपने 4 डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अच्छा, टोटल आपके पास 4 हाइड्रोजन थे, आपने 2 डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो अब आप क्या करेंगे, जो 2 ऑक्सीजन आपके बच गए हैं उन दोनों ऑक्सीजन के पास एक एक हाइड्रोजन लगा दो, तो OH के फॉर्मेट में वो हो गया। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O6। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O6। अब आ जाओ इसमें H4P2O7। ये देखो, ये आपको तो पहले ही पता है कि यहाँ पे बीच में +5 है, मतलब बीच में POP बॉन्ड होगा। अभी फॉस्फोरस के आजू बाजू डबल बॉन्ड O और ये OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, इतना क्रिएट कर लो। अब क्या करना है, आपने 7 ऑक्सीजन लिए थे, कितने ले लिए अभी तक, 2 3 4 5, छठवें और सातवें का क्या करूँ, ये लो छठवां और ये लो सातवां। अब हाइड्रोजन का क्या करें, तो ये हाइड्रोजन इनके साथ ऐसे ज्वाइन कर दिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H4P2O7। ठीक है, अच्छा इसमें आ जाओ H4P2O8 में, तो ये इसका बेसिक होगा। अभी पहले इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर लो, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, एक OH एक OH, कितने ऑक्सीजन इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, 6। सातवां वाला ये रहा, 8वां वाला ये रहा। अभी H4 है, तो 2 हाइड्रोजन में से ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन, दिस इज डन। तो ये हम लोगों ने फास्फोरस के सारे ऑक्सी एसिड जितने पॉसिबल थे वो हम लोगों ने क्या कर लिया, आपके ड्रॉ कर लिए। ठीक है, कोई तकलीफ, कोई दुख या कोई दर्द कि अच्छा ये कैसे आया, ये कैसे आया, अब मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दुख दर्द होगा। हाँ, बस इसको थोड़ा सा याद रखना, H4P2O5, बिकॉज H4P2O5 में भले ही वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का ऑक्सीजन वाला लिंकेज नहीं दिख रहा है, बट आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई छूट गया है क्या, नहीं, मेरे हिसाब से सब हो गए। तो जिन जिन लोगों के नाम मैं तुम्हें बता सकती हूँ उनके नाम मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप लोगों के पास H3PO4 है, ये तो आपका पेरेंट एसिड है यार, इसका नाम कैसे भूल सकता है कोई। सो दिस इज योर फॉस्फोरिक एसिड। कई बार पेरेंट एसिड्स के नाम के आगे ऑर्थो वर्ड लगा दिया जाता है, सो नथिंग मेक अ बिग डिफरेंस। H3PO3 अभी पिछली क्लास इंट्रोडक्शन की है, तो उसके बेसिस पे आपको आना चाहिए। सो दिस इज नोन एज व्हाट, फॉस्फोरस एसिड। H3PO2 एक और ऑक्सीजन आपने कम कर दिया है, सो दिस विल बी नोन एज हाइपोफॉस्फोरस एसिड्स। कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो उसको ठीक कर लेना। ठीक है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड्स डन हो गया हम लोगों का। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं। नेक्स्ट वाली चीज़ हम लोगों के पास क्या है, H4P2O5, ये वाली चीज़ आपकी क्या कहलाएगी, दिस विल बी नोन एज पायरो। ठीक है, क्या कहलाएगा, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहलाएगा, पायरो फॉस्फोरिक एसिड। क्या कहलाएगा आपका, पायरो फॉस्फोरिक एसिड।
ठीक है, पायरोफॉस्फोरस एसिड, नॉट फॉस्फोरिक, पायरोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है, पायरोफॉस्फोरस एसिड। इसको एक और नाम से जान सकते हैं, पायरो के जगह आप एक वर्ड यूज कर सकते हो दैट इज डाई, तो इसका नाम हो जाएगा डाई फॉस्फोरस एसिड। ये हो गया है ना। H4 और P2O6, इसको क्या लिख सकते हो, दिस विल बी योर हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। थोड़ा शांत दिमाग से नाम लिखने की कोशिश करना, बराबर नाम लिख पाओगे इंट्रोडक्शन के बेसिस पे, ठीक है। अच्छा, H3PO5 रह चुका है, तो इसका नाम हम लोग क्या लिख देंगे, ये वाला आपका हो जाएगा पर, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन लिंकेज है तो यहाँ आ जाएगा पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगा, पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड। और कुछ बच गया है क्या, हाँ, H4P2O8 और H4P2O7 ये लोग बच गए, इनका क्या करना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पर ऑक्सी, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों का पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अच्छा, अब ये H4P2O7 इसका मैं क्या करूँ, तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का पायरो, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड, ये हो गया, ठीक है। ऊपर वाला फॉस्फोरस था, अब पायरो वर्ड को हटा के आप डाई लगा सकते हो, सो इट विल बी डाई फॉस्फोरिक एसिड। क्या हो जाएगा, डाई फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। अब इसमें एक लौती चीज जो आपको थोड़ा सा नोट बना के याद रखनी है, वो ये है कि फॉस्फोरस जो होता है इसका एक ऑक्सी एसिड आपके ट्राइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मात्र एक, अभी फिलहाल के लिए मात्र एक आपको याद रखना है, वो ये है, इसका जो साइक्लिक, आपको साइक्लिक ऑक्सी एसिड मैं बता रही हूँ, साइक्लिक ऑक्सी एसिड ऑफ फॉस्फोरस, वो रहेगा आप लोगों का कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे कैसे बनेगा ये भी मैं आखिर में समझा दूंगी वीडियो के, बट अभी हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं। POP, फिर में यहाँ पे आप लोगों का एक और ऑक्सीजन, यहाँ पे एक और P, फिर इस P बीच में P के बीच में ये लिंक, हर फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड O और एक OH, हर फॉस्फोरस पे एक डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OH, और तुम यहाँ पे देखो टोटल 3 यूनिट आपस में ज्वाइन हुई है, सो दिस विल बी नोन एज प्राइमर। मतलब फॉस्फोरस का जो साइक्लिक रहेगा वो साइक्लिक आप लोगों का क्या रहेगा, एक ट्राइमर रहेगा, और इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, हम आप लोगों का मेटा फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। सो इन दिस वे जितने भी फॉस्फोरिक एसिड के आप लोगों के पॉसिबल ऑक्सी एसिड्स मेरे दिमाग में आ रहे थे, हम लोगों ने सारे ऑक्सी एसिड्स बनाए। तो टोटल कितने हो गए, गिन लेते हैं एक बार, स्टार्टिंग में 4 बनाए थे, इधर 8 बनाए, टोटल हो गए आपके 9, ठीक है, टोटल 9 हो गए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर आ जाता है हम लोगों का सल्फर को लेकर। सल्फर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर के ऑक्सी एसिड्स को क्रिएट करता है। तो अब देखिए सल्फर में आप कौन कौन से ऑक्सी एसिड्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपका जो सल्फर है, सल्फर का पेरेंट कौन है, तो सल्फर के पेरेंट की अगर बात की जाए तो H2SO4 उसका पेरेंटिक एसिड है, ठीक है, H2SO4 उसका क्या है, पेरेंटिक एसिड है। तो आपको बनाना है सबसे पहले एक स्ट्रक्चर H2SO4 का, फिर बनाना है सल्फ्यूरस एसिड का जो उससे एक ऑक्सीजन कम करने से पैदा हुआ है, उसके बाद बनाना है आपको हाइपोसल्फ्यूरस एसिड का H2SO2। मैंने नाम अभी बता दिए, मैं नाम नहीं लिखूंगी, आप अभी मैंने जैसे बोला है नाम लिख लेना, और मेरे बोलने की नीड ही नहीं है, आपको नाम खुद लिखना आना चाहिए क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोगों ने किया है। बनाओ इसका स्ट्रक्चर, बनाओ थोड़ा जल्दी से, क्या हो जाएगा सल्फर। अच्छा, अब यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन है क्या डबल बॉन्ड O और OH होना, तो देखो सल्फर जो रहता है, आप लोगों ने क्या किया, सल्फर के आजू बाजू आपके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 हाइड्रोजन है, सॉरी 4 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है। तो जो 2 हाइड्रोजन है वो 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर OH क्रिएट कर लेंगे। अब जो बचे हुए 2 ऑक्सीजन है उनको तो डबल बॉन्ड O के फॉर्मेट में रहना पड़ेगा। क्यों डबल बॉन्ड O के फॉर्मेट में रहना पड़ेगा, बिकॉज वो लोग कैसा है, आप लोगों के या तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में रहते हैं O के साथ, या तो सिंगल बॉन्ड में रहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कैसे बनाएंगे, देखो आप लोगों का S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ये आपका OH और यहाँ पे OH। H2SO3 में ये वाली चीज़ कैसी हो जाएगी, देखें सल्फर 2 आपके पास हाइड्रोजन है, तो ये आपने बना लिया एक OH, यहाँ पे बना लिया एक OH, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड O, कितने बॉन्ड हो गए 4 और 5 6, यानी कि लोन पेयर।
H2SO2 में क्या होगा, सल्फर, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे ये लोन पेयर, यहाँ पे ये लोन पेयर, ये इस तरीके से, ठीक है। ये वाला हम लोगों ने इसके साथ हरकत कर दी। तो इसमें क्या किसी को कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, एकदम सिंपल सिंपल से थे, प्यारे प्यारे से, नन्हे मुन्ने से। चलो आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट में और बनाते हैं। अब मान लेते हैं मैंने उसमें ऑक्सीजन दे दिया, अभी मैं ऑक्सीजन रिमूव कर रही थी ना, अभी मैंने ऑक्सीजन दे दिया। ऑक्सीजन देने से क्या हो जाएगा, H2SO5 हो जाएगा। H2SO5 का बनाइए तो देखिए आपको इतना तो आइडिया हो गया है H2SO4 के बनाने के बाद कि इसके पास एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। कैसे, क्योंकि अगर आप एक और ऑक्सीजन को ऐसा डबल बॉन्ड ओ रखोगे तो सल्फर तो मैक्सिमम 6 ही बॉन्ड बना सकता है, और ऐसे करने पे सल्फर के 8 बॉन्ड बन रहे हैं, जो कि वो गलत है। तो यानी कि वो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन के साथ हम क्या काम करते हैं, अभी अभी मैंने ऊपर बातचीत की थी कि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है उसका आप ना इस तरीके से ना एक पर ऑक्सी लिंकेज दिखा दो। तो यानी कि H2SO5 में आपका क्या होता है, एक पर ऑक्सी लिंकेज होता है जब भी आपको एक क्या देखने को मिल जाए, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देखने को मिल जाए। वैसे ही सल्फर के नीचे में जो उसके अदर साथी भाई बंधु लोग हैं, ठीक है, जैसे सल्फर के नीचे में कौन आता है, सिलीनियम आता है, टेलीनियम आता है, राइट। आप उनका स्ट्रक्चर भी वैसे ही बना सकते हो। तो उनका तो हम देखो मिसलेनियस से बाद में बना लेंगे, पहले सल्फर वाली सीरीज शुरू की है तो सल्फर वालों को ख़त्म करते हैं। अब सल्फर में अगर आपके पास 2-2 सेंट्रल एटम होंगे तो आप उनके स्ट्रक्चर्स कैसे बनाओगे, जैसे एक बनाने को कह रिया H2S2O4 का, एक बनाना है आप लोगों ने H2S2O5 का, ठीक है, और उसके बाद एक बना लीजिए आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पर H2S2, ठीक है, ये H2S2O6 का, और यहाँ पे H2S2O7 का। 8 वाला लिया क्या मैंने, नहीं 8 वाला नहीं लिया, तो यहाँ पे आ गया H2S2O8 का। चलो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो जल्दी जल्दी, ताकि जिसके बेसिस पे डिसाइड हो सके। -8 और 2 6, 6 और ये डिवाइड बाय 2 3, -10 और 2 8, 8 डिवाइड बाय 2 यानी कि +4, -12 और 2 10, 10 डिवाइडेड बाय ये यानी कि +5, 14 में से 2 गया 12, 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि +6, और यहाँ पे 16, 16 में से 2 गया यानी कि 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि +7। अब देखिए सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +6 होती है, तो स्टार्टिंग के 2 में तो वो 6 से कम है, मतलब वहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे तो आपको S और S का लिंकेज देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको S और S का लिंकेज देखने को मिलेगा। आपके यहाँ पे 5 और 6 है, 5 भी कम है होता है 6 से, तो यानी कि S और S का लिंकेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे तो वो एकदम इक्वल है, तो जब इक्वल होता है यानी कि SOS वाला लिंकेज देखने को मिलेगा, और यहाँ तो वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को क्रॉस कर चुका है यानी कि SOOS, ये वाला आपको लिंकेज देखने को मिलेगा। अब लेकिन इसमें जो H2S2O5 है, इस H2S2O5 को देखो, ये एग्जैक्टली ऊपर वाले एग्जाम्पल के जैसा है कि इसमें जब हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे दोनों S के आजू बाजू, तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपके भले ही यहाँ पे आपका रूल आपको अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन आपको एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ पे देना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यहाँ देंगे। अच्छा, अब इसमें एक इंसान का डाउट आ सकता है कि जैसे आप यहाँ दे रहे थे वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, आप वहाँ क्यों नहीं दे रहे हो। तो देखो ये ट्रिक है, ये ज़्यादा ट्रिक्स की स्ट्रक्चर को एक इंसान ने इमेजिन किया है, और उस इमेजिनेशन के बेसिस पे एक उसने रूल अपना खुद का बनाया है। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, दीज आर द ओनली ट्रिक्स, सो दे कैन बी दे आर फॉलोइंग इन सम वेज और दे आर नॉट फॉलोइंग इन अदर प्लेसेस। तो देयरफॉर आप उसमें ध्यान रखिए। अभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करो, क्या हो जाएगा, 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन उधर, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक एक इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट ऐसा अकेला अकेला हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना, हमेशा हाइड्रोजन को किसके साथ रखना, ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का OH, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास OH, ठीक है, और क्या हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O। क्या आप लोगों की वैलेंसी यहाँ पे आपको सेटिस्फाई होती हुई दिख रही है क्या, आपको क्या लग रहा है, ये स्ट्रक्चर सही बनाया है हमने जो बना लिया है H2S2O4 का। हाँ, क्योंकि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तो जो बच गए हैं बाबा जी वहाँ पे अब लोन पेयर दे दीजिए, ऐसे लोन पेयर को भूल मत जाना। H2S2O5 में आ जाओ। अब H2S2O5 में आ गए तो आप बोल रहे हो कि ये कर लो,
तो नहीं करना, यहाँ पे ये वो चीज़ काम नहीं करना। वो सिर्फ किस में करना, फॉस्फोरस में। किस में करना, फॉस्फोरस में। इसमें नॉर्मल तरीके से ट्रीट करो, एस सिंगल बॉन्ड एस, ठीक है। अच्छा 5 ऑक्सीजन है, सोचो कि 4 ही है। अगर 4 होते तो क्या करते, एक OH इधर, एक OH इधर, बराबर एक डबल बॉन्ड इधर, एक डबल बॉन्ड इधर, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। अब लेफ्ट और राइट दोनों इक्विवेलेंट है, किसी एक लोन पेयर को हटाओ और 5वें वाले को डबल बॉन्ड O के फॉर्मेट में दे दो। ऐसा करेंगे। वहां क्यों नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि वहां पे फॉस्फोरस की मैक्सिमम वैलेंसी 5 थी और वहां पे कोई लोन पेयर भी नहीं आ रहा था, ठीक है। H2S2O6 में आ जाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये वाला स्ट्रक्चर तो ऊपर वाले के जैसा ही है यार। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, खत्म। H2S2O7, तो H2S2O7 में एक O तो आपने बीच में ही ठूस दिया है उसके बड़े मजे से, तो उसमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है। यहाँ पे एक OH, ये हो गया एक OH, यहाँ पे हो गया एक OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड O, ठीक है। कितने ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो गए अभी तक, 1 2 3 4 5, 6वां ऑक्सीजन इधर, 7वां ऑक्सीजन इधर। गिन लो, कहीं भी बॉन्ड्स 6 से एक्सीड नहीं होने चाहिए, ठीक है। H2S2O8 क्या हो जाएगा, एक OH इधर, एक OH इधर, ठीक है। अच्छा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, देख लो बराबर है, 4 5 6 7 8 सब बराबर है, डन हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने किसके ऑक्सी एसिड्स कंप्लीट कर लिए, आपके सल्फर के ऑक्सी एसिड्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। किसके कंप्लीट कर लिए, सल्फर के। तो नाम अब बारी आती है लिखने की। तो देखो यार नाम लिखने में कुछ नहीं है, जैसे मैंने अभी ऊपर के नाम लिखे हैं, ये वाले नाम अब तुम भी लिख सकते हो, इसमें हेल्प की नीड नहीं होनी चाहिए, बट जान दो, लिख देते हैं। चलो आ जाओ, H2SO4, इसको तो तुम जानते हो, ये आप लोगों का चहीता सल्फ्यूरिक एसिड है। उसके बाद बाजू में आ जाओ, ये वाला प्राणी कौन है आप लोगों का, सल्फ्यूरस एसिड, ये हो गया सल्फ्यूरस एसिड। उसके बाजू वाला क्या हो गया, दिस इज हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, स्पेलिंग मिस्टेक्स देख लेना। अच्छा और उसके बाद नीचे H2SO5, ये ऐड करके पैदा हुआ है, ठीक है। H2SO5 ये ऐड करके पैदा हुआ है, चलो इसको बाद में देखेंगे। H2S2O4, H2S2O4 इसका क्या करना है, इसको भी बाद में देखेंगे। H2S2O6 ये कौन है आप लोगों का, ये हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा शांत दिमाग से बैठना, सारे के सारे समझ में आएंगे, जो मुझे पहले समझ में आते जा रहे हैं मैं वो लिखती जा रही हूँ। H2S2O7 ये है आप लोगों का पायरो है, ये पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा H2S2O8 उसमें आपने एक ऑक्सीजन डाल दिया, ठीक है। H2S2O8 में आपने एक ऑक्सीजन डाल दिया और उसमें पर ऑक्सी लिंकेज भी है, तो उसका नाम हो जाएगा पर ऑक्सी, ठीक है। पायरो भी लिख सकते हो या फिर उसकी जगह डाई वर्ड लगा दो, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा उसके बाद फिर आप लोगों के पास क्या है, H2S2O5, H2S2O5 में याद रखना, ये कई लोगों को ऐसी इच्छा आती है कि SOS कर दिया जाए, जैसा हमने यहाँ किया था। किस केस में किया था, कहाँ गया ये, इस वाले केस में किया था। तो यहाँ पे वो वाला काम मत करना, ठीक है, यहाँ पे ये वाला काम मत करना। ये कौन है आप लोगों का, दिस इज पायरो, ठीक है। दिस इज नहीं, कहाँ गई वो चीज़ जिस पे हम बात कर रहे थे, हाँ ये रहा, दिस इज योर पायरो सल्फ्यूरस एसिड, ये हो गया पायरो सल्फ्यूरस एसिड, ये हो गया हमारा पायरो सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। अच्छा कोई बचिया क्या, H2S2O6 हो गया, H2S2O7 हो गया, H2S2O8 हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं ये H2SO5 में, दिस इज योर व्हाट, पर, लेकिन पर नहीं लगाएंगे यहाँ पे, पर ऑक्सी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पर ऑक्सी, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, OO का लिंकेज है, तो पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अच्छा इसमें मैंने एक नहीं बनाया है, उसको हम बना लेते हैं, H2S2O3, ये एक छूट गया है, ठीक है। इवन एक शायद और छूटा है, उसको भी बना लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, -6 + 2 यानी कि 4, 4 डिवाइड बाय 2 यानी कि +2 यानी कि डायरेक्ट आपको यहाँ पे सल्फर और दूसरे सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाना है, लेकिन यहाँ पे आपको एक सल्फर और दूसरे सल्फर के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाना है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा,
ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका एबनॉर्मल बिहेवियर शो करेगा, ये आपका एबनॉर्मल स्ट्रक्चर शो करेगा। ठीक है, ये आपका एबनॉर्मल स्ट्रक्चर शो करेगा और इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड एस ओ एच ओ एच। थोड़ा याद रखना, जहाँ पे IMP लिखे जा रहे हैं उन स्ट्रक्चर्स को अलग से कॉपी में लिख के रखना। और इस महाशय का जो नाम है दैट इज थायोसल्फ्यूरिक एसिड। क्या है आप लोगों का? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, डबल बॉन्ड एस है। अच्छा, ये हो गया आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गए आप लोगों के एक लिंकेज, ये हो गया आप लोगों के एक लिंकेज। मुझे नहीं लगता इसमें कोई गड़बड़ करोगे। ठीक है, बस हो गया। अब नेक्स्ट वाले में हम लोग अपनी बारी घुमाते हैं। अब फॉस्फोरस पढ़ लिए, ऑक्सीजन पढ़ लिए। अब नेक्स्ट टर्न किसकी? नेक्स्ट टर्न नाइट्रोजन की हो सकती है या फिर नेक्स्ट टर्न आपके क्लोरीन की हो सकती है। जो तुम्हें पसंद है उसकी नेक्स्ट टर्न करा लो। तो वैसे तो नाइट्रोजन और वैसे तो हम लोग क्लोरीन, इसके बारे में ऑलरेडी इसके स्ट्रक्चर्स प्रीवियस क्लास में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। बट एक बार फिर से कर लेते हैं। नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन में देखिए आप क्या क्या बना सकते हैं, पहले उस पर बातचीत कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन में उनका पैरेंटिक एसिड होगा HNO3, उससे एक कम वाला हो जाएगा आपका HNO2, उससे एक कम वाला हो जाएगा HNO। ये हो गई हमारे पास पॉसिबिलिटीज़। अगर आपने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया तो हो जाएगा HNO4। बस खत्म। अब तुम्हें याद होगा कि इनमें मेटा और पायरो अस में इक में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, सिंपल है। नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर तो हम लोगों ने लेवेस में भी सीखा था। N डबल बॉन्ड O, इधर पे OH होता है और ये वाला तो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। अच्छा, उसके बाद HNO2 में आ जाते हैं। HNO2 में या नाइट्रोजन होगा या OH होगा या डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे लोन पेयर होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ नहीं रहेगा। HNO में आओ, और HNO को लेकर मैंने बातचीत भी की थी कि ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पिछली क्लास में ही बता दिया है, एग्जिस्ट एज डाइमर। किसके जैसे एग्जिस्ट करता है? डाइमर। यानी कि इसका स्ट्रक्चर होगा H2N2O2। और अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2N2O2 है तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन लेंगे, एक दूसरे नाइट्रोजन के साथ उसे जोड़ेंगे। यहाँ पे एक OH देंगे, यहाँ पे एक OH देंगे। कई लोगों को लगेगा कि स्ट्रक्चर में ये लोन पेयर दे दो और ख़त्म करो। देखो, नाइट्रोजन के आजू बाजू टोटल होने चाहिए आपके कितने? 5। अभी गिनो, एक नाइट्रोजन के आजू बाजू टोटल कितने हो रहे हैं? ये इसके 2 लोन पेयर, यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन, 4 हो रहे हैं। 5वां कहाँ है? 5वां यहाँ है। ये इसका 5वां यहाँ है। फिर ये दोनों 5वें मिलकर आपस में बीच में क्या बना लेते हैं? डबल बॉन्ड। ये दोनों 5वें मिलकर आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं। मैंने पहले ही वीडियो की स्टार्टिंग में कह दिया था कि लिंकेज होना चाहिए। लिंकेज सिंगल डबल ट्रिपल कैसा भी हो, उसमें हम लोगों को टेंशन लेने की नहीं है। और इवन इस वाली चीज़ को आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को अभी आप जब आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। एक होता है स्टीरियो आइसोमर में सिन और एक होता है एंटी। सिन का मतलब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर और दोनों OH एक साइड लगे हुए हैं। और एंटी का मतलब क्या हो जाता है कि आपका लोन पेयर और दूसरा वाला क्या कहते हैं? OH। इस तरह मतलब एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जैसे सिस ट्रांस होता है ना, वैसे ही। बस यहाँ पे हम लोगों ने सिस और ट्रांस वर्ड को यूज़ करने के बजाय यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे कौन सा वाला वर्ड हमने यूज़ करना शुरू कर दिया है आप लोगों का? सिन और एंटी। ये आप हाइड्रोक्सिल अमाइन यानी कि इनके लिए आप यूज़ करते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद HNO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इसको फिर ख़त्म करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, आप जानते हो इस एक्स्ट्रा वाले ऑक्सीजन के साथ क्या करना है। ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को इस तरीके से लिंकेज में हम लोग शो कर देंगे। बाकी नाइट्रोजन के बारे में हमें लास्ट क्लास में ही डिस्कस कर लिया है कि इन लोगों के क्या एग्जिस्ट नहीं करते, इन लोगों के मेटा या पायरो एग्जिस्ट नहीं करते। हेलोजेंस में आ जाते हैं। आपको हेलोजेंस का बनाना है। आपको लेट्स इमेजिन ये बनाना है, एक मिनट, आपको मानकर चलते हैं ये वाला चीज़ किसी ने बनाने को कह दिया कि लो बनाइए HOCl बनाओ। ये रुको, HOCl डायरेक्टली नहीं बनवाते तुमसे, ये बनाओ HClO3। Cl की जगह ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, याद रखना। HClO2 और फिर बनाओ HClO
और उसके बाद एक और बना लो, दैट इज HClO4। और अगेन तुम्हें ये बात पता है कि इनमें भी मेटा और पायरो एग्जिस्ट नहीं करते, तो क्लोरीन के पास एक OH तो डाल देंगे, बचे हुए 2 ऑक्सीजन्स को इस तरीके से डबल बॉन्ड में डालेंगे। क्लोरीन अपने आजू बाजू 7 इलेक्ट्रॉन रखता है। इस प्रोसेस में उसने कितने इलेक्ट्रॉन रखे? 1 2 3 4 5, बच गए 2, तो जो बच गया उसको ऐसे बिन दिया। ठीक है, HClO2 में आ जाओ। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई हूँ, ऊपर मैंने नाम तुमको नहीं बताया है। तो देखो इसका नाम तो जग प्रसिद्ध है, दिस इज नन अदर देन नाइट्रिक एसिड। बाजू वाला क्या है आप लोगों का? नाइट्रस एसिड। ठीक है, और जो HNO है जो कि डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाली जो आप लोगों की बला है, दिस इज नोन एज आप लोगों का हाइपोनाइट्रस एसिड। और जो ये नीचे में है HNO4 जिसमें एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, दिस इज नोन एज पर ऑक्सीनाइट्रिक एसिड। ठीक है, चलो अब आ जाओ नीचे। यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर चुके हैं, ये कौन है आप लोगों का? दिस इज अ क्लोरिक एसिड। एक ऑक्सीजन आपने निकाल दिया, देन इट विल बिकम क्लोरस एसिड। आपने एक और ऑक्सीजन निकाल दिया, देन इट विल बिकम हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, अच्छा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। तो क्लोरीन सेंट्रल एटम होगा, एक H है तो एक H को O के साथ और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। देखो कितने इलेक्ट्रॉन से? 1 2 3, बचे कितने? ये 4 5 6 7, ये ऐसे। HClO ये कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग? ऑक्सीजन मतलब क्लोरीन के में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ H, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी का है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 3 लोन पेयर रहेंगे उसके आजू बाजू। HClO4 को ड्रॉ करो, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा है ऐसा हमें लगता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई भी पर ऑक्सी लिंकेज नहीं आएगी। पर ऑक्सी लिंकेज तब आती है जब सेंट्रल एटम के आजू बाजू उस एक एक्स्ट्रा एटम को रखने की जगह ना हो। ठीक है, उस एक्स्ट्रा एटम को रखने की जगह ना हो, तो यहाँ पे आपके पास वो जगह है उस एक्स्ट्रा एटम को रखने के लिए। ये देखो ना लोन पेयर, ये लोन पेयर है ना, तो यहाँ पे कोई भी पर ऑक्सी लिंकेज नहीं रहेगी। ये यानी कि इससे हमको एक सीख मिलती है कि जब भी आप देखो H3PO4 उसमें पर ऑक्सी लिंकेज आ गई थी जब आपने एक ऑक्सीजन ऐड किया। HNO3 का जब आपने HNO4 बनाया तब भी पर ऑक्सी लिंकेज आ गई। H2SO4 का जब आपने H2SO5 बनाया तो भी पर ऑक्सी लिंकेज आ गई। बट यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई पर ऑक्सी लिंकेज नहीं है। तो टोटल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे ये सीख मिलती है कि हर जगह ऑक्सीजन ऐड करने से पर ऑक्सी लिंकेज आएगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसका ऐसा नहीं होता। और इसका नाम क्या होगा? अगर क्लोरीन सेंट्रल एटम है तो पर क्लोरिक एसिड, अगर ब्रोमीन सेंट्रल एटम होता तो उसे आप कहते पर ब्रोमिक एसिड। लेकिन इस पूरी चीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक चीज है, वो ये कि जब आप HClO बनाने जाते हो, जब आप क्या बनाने जाते हो? HClO, तो यहाँ पे क्लोरीन भी अलाउड है, यहाँ पे ब्रोमीन भी अलाउड है, यहाँ पे आयोडीन भी अलाउड है, मतलब इस टाइप के स्ट्रक्चर में। फ्लोरीन अलाउड नहीं है। जब आप HClO यहाँ पे मतलब आप Cl भी ले सकते हो, Br भी ले सकते हो, I ले सकते हो, लेकिन जब आपको HClO2 बनाने को बोला जाए, ठीक है, सेंट्रल एटम एक और आजू बाजू 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Cl अलाउड है, बाकी कोई दूसरा हैलोजन यहाँ नहीं हो सकता। अगर आपको ये बनाने को बोला जाए, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बस इकलौती चीज यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखने। एक पॉइंट तो खुद ये हो गया कि यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन अलाउड है, HbRO2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, HbRO2 और HiO2 ये वाली स्पीशीज कैसी है आप लोगों की? डज नॉट एग्जिस्ट है। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, नो पर ऑक्सी लिंकेज, कोई यहाँ पे पर ऑक्सी लिंकेज नहीं। और दूसरा सॉरी तीसरा एक पॉइंट जो तुमको याद ही है वो ये है कि आप लोगों का क्लोरीन वाले केस में भी बिल्कुल भी उनके मेटा या फिर उन लोगों के पायरोफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो ये वाला पार्ट हम लोगों का समाप्त होता है। तो इस तरीके से हमारे पास, अच्छा इसमें कुछ और हैं जो छूट गए हैं मुझसे, उनको भी बना लेते हैं। उसमें मेरा ध्यान ही नहीं गया उनके तरफ। आपके बोरिक एसिड वाले भी तो बच गए हैं,
2 बच गए हैं, उनको देख लो और फिर ख़त्म करो। एक है आपके पास H3BO3, नहीं 2 नहीं है यार, 2 से ज़्यादा है, चलो जितने भी हैं बना लेते हैं। H3BO3 एक आपके पास है, एक है आपका H2CO3। चलो बनाओ, पहले इन दोनों को बनाओ। क्या हो जाएगा? बोरॉन सेंट्रल एटम। बोरॉन में कोई फॉस्फोरस की जैसी कंडीशन नहीं है कि आपको वहाँ पे डबल बॉन्ड ओ दिखाना है, सभी यहाँ पे सिंगल OH 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 के फॉर्मेट में रहेंगे, ये इस तरीके से रहेंगे। बस ख़त्म हो गई, दिक्कत ही नहीं है, कोई ज़्यादा टेंशन ही नहीं है इसमें, है ना। अच्छा, और उसके बाद अब आप लोगों का नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? यहाँ पे कार्बन। यहाँ पे अब क्या होगा? देखो 2 OH तो यहाँ पॉसिबल है, तो ये 2 OH हमने बना लिए, एक यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये किसका आपका स्ट्रक्चर हो गया? ये स्ट्रक्चर हो गया आप लोगों का किसका? ये स्ट्रक्चर हो गया आप लोगों के कार्बोनिक एसिड का। किसका स्ट्रक्चर है ये? कार्बोनिक एसिड्स का। और देख लेते हैं और क्या बाकी है। सिलिकॉन वाले बाकी हैं, सिलिकॉन वाले चीज़ों को भी देख लो। सिलिकॉन वालों में आप लोगों को क्या पता है उसके बारे में? सिलिसिक एसिड H4SiO4, इसको बनाओ। क्या हो जाना है आपका? सिलिकॉन सेंट्रल एटम। अच्छा, उसके आजू बाजू चारों के चारों यहाँ पे क्या हो गए? आपके OH हो गए, ये इस प्रकार से, ये लो। ठीक है, तो सारे के सारे बहुत इजी होते हैं बनाना, बस थोड़ा सा लॉजिक पता होना चाहिए। अब जैसे आपको मान लेते हैं बनाने को कह दिया जाए यहाँ पर कि H4B2O5 ड्रॉ करना है, आपको बोला जाए H4B2O6 ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको कह दिया जाए कि H4C2O4 ड्रॉ करना है, तो नथिंग टू वरी, सिंपली कैलकुलेट, फर्स्ट कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट। -10 + 4 यानी कि 6 / 2 3। तो ये देखो एकदम बोरॉन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होती है और यहाँ पे 3 है भी। H4B2O6 -12 + 4 8 8 / 2, तो ये +4 में आ गया, यानी कि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा चला गया है। तो जब कोई भी चीज़ अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर ही हो, जितनी मैक्सिमम है अगर उतनी ही हो, तो वहाँ पे आपको BO-B लिंकेज देखने को मिलेगा। और क्योंकि यहाँ पे वो एग्जिट कर चुका है, तो यहाँ पे BO-OB लिंकेज आपको देखने को मिलेगा। और आजू बाजू आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आपके पास क्या है? 4 ऑक्सीजन है और बचे हुए और 4 हाइड्रोजन है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया, कोई ज़्यादा दिमाग खर्च करने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के पास कितने हैं? यहाँ पे 2 आप यूज़ कर चुके हो, 4 आपके पास ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन बच गए हैं। तो ये वही स्ट्रक्चर है, कुछ दोनों में खासा अंतर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब H2C2O4 में आ जाओ। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। -8 + 4 दैट विल बी +4, मतलब +4 / 2, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +2। तो कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ कितनी होती है? एक मिनट, H4 कैसे लिख दिया मैंने? रुको रुको रुको, H4 नहीं आएगा, यहाँ पे H2 आएगा। और अगर यहाँ H2 आएगा तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +3 हो जाएगी। चलो, तो +3 यानी कि वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम है, तो कार्बन और कार्बन के बीच में ही लिंक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके आजू बाजू OH OH OH, बस खत्म। ये ऐसा सही है कि गलत है? अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो यहाँ पे तो मेरे पास 2 ही हाइड्रोजन है, तो ये 4 मैं कहाँ से पैदा कर दी? हाँ, ये हटाओ ये हटाओ, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, ये ऐसा। दिस इज योर करेक्ट स्ट्रक्चर, ये आप लोगों का करेक्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इस तरीके से। अब इस पे ना बहुत सारे सवाल आ जाते हैं। कल को कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि H4B2O6 का आपको एक स्ट्रक्चर दिया है, बताओ वहाँ पे कितनी परऑक्सी लिंकेज है। तो जिस इंसान को स्ट्रक्चर बनाना आएगा और जिसको ये पता होगा कि परऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, वो तुरंत वहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा और बोलेगा यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज मात्र 1 है। कोई तुमसे वहाँ पूछेगा बोरॉन ऑक्सीजन बॉन्ड्स कितने हैं, तो वो गिनेगा कि बोरॉन ऑक्सीजन बॉन्ड देखो कितने, 1 2 3 4 5 6। यानी कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता हो। ठीक है, जब आपको स्ट्रक्चर बनाना आता है तभी आप क्या कर पाओगे? वो पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे सल्फर वाले में तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है
जैसे मान लेते हैं यहाँ पे आ गया ये H2S2O6 का स्ट्रक्चर एरिया, पूछ लेगा बताइए टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, यहाँ पे S और S के बीच में लिंकेज कितनी है, तो यहाँ पे सल्फर और सल्फर के बीच में एक ही लिंकेज है। कल को पूछ लिया गया H2S2O7 में 4 ऑप्शन दे रही है, इट कंसिस्ट 1 SS लिंकेज, तो क्या ये ट्रू है? ये तो गलत है, यहाँ तो कोई S और S लिंकेज ही नहीं है, यहाँ तो SOS लिंकेज है, बराबर। तो ये सारी जानकारी आप तभी किसी दूसरे इंसान को बता सकते हैं जब आपको खुद को क्या पता होगा, उस पर्टिकुलर चीज़ का स्ट्रक्चर पता होगा, अदरवाइज आप कैसे बताओगे। सो देयरफॉर ये बहुत नेसेसरी होता है कि आपको ये चीज़ पता हो कि कौन सा स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। इवन जब आप रेडॉक्स रिएक्शंस करोगे तो रेडॉक्स रिएक्शन में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा। वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है, वहाँ पे चीज़ें बोली जाती हैं, थायोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, तो आपको एक जीके फैक्ट बस पता होना चाहिए कि जब आप रेडॉक्स सीरीज में जाओगे, थायोनिक किसे कहते हैं? थायोनिक उस चीज़ को कहते हैं जहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 मिनट, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको +5 मिल रही है। और थायोनस उस चीज़ को कहते हैं रेडॉक्स में, जब आपने इसको बहुत कॉमनली सुनना है, जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी कितनी होती है? +3 होती है। और थायो वर्ड, इसका मतलब ही ये होता है कि कोई ऐसे कंपाउंड्स की बात की जा रही है जिन कंपाउंड्स में सल्फर और सल्फर वाला लिंक है, ठीक है, जिनमें सल्फर और सल्फर वाला लिंक है, याद रखना, सल्फर और सल्फर वाला लिंक है, उन्हें हम कहते हैं आप लोगों के क्या? थायोनिक, सॉरी थायो, थायो वर्ड मतलब सल्फर और सल्फर का लिंक है, ये याद रखेंगे। जैसे हम लोगों ने यहाँ ऊपर में जहाँ सल्फर का बनाया है, कहाँ है, देखो सल्फर सल्फर लिंक ये है H2S2O4, थायोनिक है कि थायोनस है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये हो गया आप लोगों का थायोनस, ठीक है, ये हो गया आपका थायोनस। बाजू वाले में आ जाओ, H2S2O5, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट देता है, ये तो +4 दे रहा है, ना तो ये +3 वाला है, ना तो ये +5 आ रहा है, तो इसे आप क्या कहेंगे? तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं फिर आप लोगों को डाई सल्फ्यूरस, ठीक है, डाई सल्फ्यूरियस, ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। H2S2O6, इसमें क्या है? +5 है, तो ये क्या है आप लोगों का? थायोनिक है, ठीक है, ये आप लोगों का थायोनिक है। अच्छा, जिनकी +6 आती है वो क्या कहलाएंगे? +6 वालों को हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं डाइसल्फ्यूरिक, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? डाइसल्फ्यूरिक, ठीक है। यानी कि अगर किसी की ऑक्सीडेशन से 3 आई तो थायोनस, आपकी अगर 5 आई थायोनिक, 6 आई तो डाइसल्फ्यूरिक, और अगर 4 आ गई जो कि आपके थायोनिक से कम है तो उसको कहेंगे डाइसल्फ्यूरस। क्या कहेंगे उसको? डाइसल्फ्यूरस, ठीक है, उसको हम लोग क्या कह देंगे? डाइसल्फ्यूरस, ठीक है। अच्छा, अब ये H2S2O8, क्या ये प्राणी हम लोगों का क्या नाम है, थायोनिक या थायो जो है क्या? ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें S और S लिंकेज नहीं है, ठीक है, इसमें S और H की कोई लिंकेज ही नहीं है, इस वजह से उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। अच्छा, उसमें एक नोट और तुम्हें याद रखना है, कहाँ गया नोट? मैं लिखवाती जाती हूँ और भी कुछ जीके फैक्ट्स बताती जाती हूँ। आप लोगों का ये जैसा रहता है H2S4 और O6, इस महान प्राणी को हम लोग कहते हैं, क्योंकि सल्फर 4 है तो देयरफॉर टेट्रा, और यहाँ पे चारों सल्फर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, सो देयरफॉर इट इज नोन एज टेट्राथायोनिक एसिड। क्या कहलाता है? टेट्राथायोनिक एसिड, ठीक है, क्या कहलाएगा? टेट्राथायोनिक एसिड, ठीक है, ये रहेगा उसका काम। अच्छा, अब इसमें देखो एक आखिरी चीज़, उसके बाद इस चीज़ को हम लोग अभी के लिए ओवर कर देंगे। आपको कई क्वेश्चन ना रेडॉक्स में एसिडिटी बेसिसिटी के बेसिस से पूछे जाते हैं। अब जैसे हमारी 10th तक आदत कैसी बनी होती है, हमें H2SO4 दिखा तो हम तपाक से बोलते हैं कि H2SO4 को अगर ये आप डिसोशिएट करोगे वाटर में डालने के बाद तो 2 टाइम्स ऑफ H पॉजिटिव क्रिएट होगा और आप लोगों का SO4 2 नेगेटिव आयन क्रिएट होगा। तो ऐसे हमें जब पहली नज़र में H3PO4 दिखता है तो हम लोग बोल देते हैं कि हाँ, इसके अंदर से 3 H+ निकलेंगे, और ये भी आप लोगों का क्योंकि 3 H+ निकाल रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई बेसिक। इस क्या बोलते हैं? ट्राई बेसिक।
अब बेसिक क्यों बोला, ये रेडॉक्स के लिए छोड़ दो, बट इसको बोलते हैं हम लोग ट्राई बेसिक, क्योंकि 3 H प्लस निकल रहा है। अब कई बार गलती देखो कैसी होती है, H3PO3 में ना आओ देखा ना ताओ, हमने क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया और ठोक दिया आंसर कि ये भी होगा ट्राई बेसिक। कैसे ट्राई बेसिक होगा, कोई चीज ट्राई बेसिक तब होती है जब वो पानी में जाने के बाद अपने अंदर से H प्लस आयंस अगर वो 3 रिलीज करे। यहाँ पे ये H3PO3 आपको कहाँ से 3 H प्लस आयंस रिलीज करता हुआ दिख रहा है, H प्लस तब रिलीज होता है जब आपका एक H एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच हो, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से सिर्फ 2 ही H अटैच है फॉर्म से, ये वाला तो अटैच ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भले ही आपको वहां पे फॉर्मूले में आपको H3PO3 में आपको भले ही वहां 3 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बट रियलिटी में आप लोगों के पास वहां पे मात्र कितने हाइड्रोजन हैं जो एसिडिटी की तरफ कंट्रीब्यूशन अपना शो करेंगे, वो हैं आपके मात्र 2 हाइड्रोजन। सो देयरफॉर इट इज अ डाइबेसिक कंपाउंड, ना कि ट्राइबेसिक। ठीक है, इट इज अ डाइबेसिक नॉट अ ट्राइबेसिक। तो ये स्ट्रक्चर बनाने का एक इंपॉर्टेंस ये भी है, एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि कल को यदि आपके सामने डाइबेसिक या ट्राइबेसिक अगर आता है तो डायरेक्टली उसके अंदर कितने OH होंगे इसको देख के कमेंट ना कर देना, सॉरी कितने H होंगे इसको देख के कमेंट ना कर देना, उसका स्ट्रक्चर बनाना और जितने HO से कनेक्टेड होंगे वो डिसाइड करेंगे कि पानी के अंदर जाने के बाद कितने H प्लस आयंस क्रिएट होने वाले हैं। जैसे H3PO2 किसी ने तुमसे पूछा कि बताओ यहाँ पे इसकी बेसिसिटी क्या है, तो तुम उसमें बोल दोगे कि यहाँ पे क्योंकि 3 मुझे H दिख रहे हैं तो पानी में जाने के बाद ये 3 H प्लस क्रिएट करेगा, नहीं, इसका सिर्फ एक ही HO से कनेक्टेड है तो यहाँ पे सिर्फ एक H प्लस होगा। तो जिस इंसान को स्ट्रक्चर बनाना आता है वो ये सारी बातचीतें आराम से कर सकता है। अब जिसको स्ट्रक्चर नहीं बनाना आता उसके लिए H3PO5 और H3PO2 दोनों में 3 हाइड्रोजन है, तो उसके हिसाब से तो दोनों में 3 H प्लस निकलने चाहिए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और याद रखना सिर्फ H4P2O5 ये वो इकलौता स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर उसकी मैक्सिमम वैल्यू से छोटी आई है, लेकिन फिर भी वहां पे उसने POP लिंकेज दिया है। क्यों दिया है, क्योंकि फॉस्फोरस के आजू बाजू इतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे कि उस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को एकोमोडेट करवा सकें। ऐसी हरकत सल्फर और क्लोरीन ने नहीं की है। और दूसरी गलती लोगों से होगी यहाँ पे ये डाइमर वाले सवाल में, ये HNO का डाइमर नहीं बनाएंगे, और अगर डाइमर बना लिया तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं देना मतलब डबल बॉन्ड देना भूल जाएंगे बस। ठीक है, चलो तो इस चीज को हम लोग यहाँ ओवर करते हैं। तो इस तरीके से ऑक्सी एसिड्स खत्म होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग का अब एक आखिरी टॉपिक है आप लोगों का कल, दैट इज सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स, और एक हम और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्डिंग। बस मेटालिक बॉन्डिंग की ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ थोड़ी सी शॉर्ट सा टॉपिक रहेगा और कुछ नहीं। जब हमने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पढ़ लिया है थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन, तो थोड़ा सा मेटालिक बॉन्ड पढ़ना भी बनता है। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्ड इसके बाद का एक छोटा टॉपिक, और उसके अलावा आप लोगों का एक टॉपिक और रहेगा, वो रहेगा क्या नाम है, सिलिकेट्स। फिर कल केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो जाएगा, मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है।